मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज। यह क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग चोल प्रशासन के स्थानीय स्वशासन पर बात करेंगे। सबसे पहले चोल के बारे में संक्षिप्त में। चोल दक्षिण भारत का अत्यंत प्राचीन वंश था, जिसका उल्लेख भारतीय व विदेशी स्रोतों में भी किया गया है। चोल वंश का उल्लेख महाभारत, मेघास्त्रित का वर्णन, अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त विभिन्न प्राचीन बौद्ध ग्रंथों तथा यूनानी ग्रंथों में भी किया गया है। अशोक के अभिलेखों में चोलों का अत्यंत उन राज्यों के साथ उल्लेख किया गया है जो अशोक की प्रजा नहीं वरन उसके मित्र थे। अशोक के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में चोलों के एक नहीं वरन दो राज्य थे। अशोक के अभिलेख से प्राप्त इस जानकारी को कि टॉलमी के वर्णन से भी पुष्टि होती है। चोल राज्यों की राजधानियाँ क्रमशः उदयपुर व अर्कटोस थी। तो इस प्रकार चोल अत्यंत ही महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के राजवंश थे, जिनका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। चोल प्रशासन दक्षिण भारत के इतिहास में चोल प्रशासन का या चोल वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि चोल वंश अति प्राचीन वंश था, किंतु उसका यश करिकाल के शासनकाल से बढ़ना शुरू हुआ, जो 11वीं शताब्दी तक अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। चोलों द्वारा प्राप्त यह यश का कारण मात्र उसके द्वारा बड़ी बड़ी विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि उसका एक शासन प्रबंध भी था। संभवतः चोलों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली पक्ष चोलों की शासन व्यवस्था ही थी। चोलों के शासन प्रबंध के विषय में चोलों के अनेक अभिलेख प्रकाश में आते हैं, जिससे इस राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो संक्षिप्त में चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालते हैं। चोल प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली मानी जा सकती है। चोल स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी कि निचले स्तर पर सत्ता स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में निहित कर दी गई थी। चोल काल में ऊर, सभा और नगरम जैसी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का गठन किया गया था। सामान्य गांवों में ऊर नामक संस्था गठित की गई थी। अग्रहार ग्रामों में सभा अथवा महासभा नामक स्वायत्त संस्था कार्यरत थी। वरीयम इसकी कार्यकारी परिषद थी। ये अब मूल प्रश्न उठता है कि ये ग्राम सभाएँ कहाँ तक अर्थात किस सीमा तक लोकतांत्रिक थी। इस प्रश्न की व्याख्या ग्राम सभाओं के संगठन, अधिकारों एवं कार्य प्रणाली की योजना द्वारा की जा सकती है। इस संदर्भ में प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख के अतिरिक्त कांची तथा मदुरई से प्राप्त प्रमाण हमारी मदद करने में समर्थ है। सर्वप्रथम यदि ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव संबंधित व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो यहाँ लोकतांत्रिक जो पहलू थे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ग्राम सभा में चयनित होने के लिए योग्यता एवं अयोग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण किया गया था और यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू था। अर्थात कोई भी व्यक्ति योग्यताधारी था वही वह चुनाव लड़ सकता था। अगर उसकी योग्यता नहीं थी तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। यह व्यवस्था सभी चोल प्रशासन के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के लिए उत्तरदायी थे। ग्राम सभा की समितियों में सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लॉटरी निकालकर सदस्यों का चुनाव किया जाता था।
परंतु इस व्यवस्था में निष्पक्षता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ग्राम सभा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य थे। पहला, सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व। दूसरा, व्यक्तिगत भूमि पर न्यायिक अधिकार। तीसरा, कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। चौथा, राजस्व निर्धारण एवं वसूली। पाँचवा, भूमि एवं सिंचाई संबंधित मामलों पर न्यायिक अधिकार। एवं अंतिम, अन्य सार्वजनिक कार्य। यदि महालिंगम महोदय जैसे विद्वानों के ब्यौरे पर गौर करें तो यह प्रतीत होता है कि ग्राम सभाएं उपरोक्त कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन पूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से करती थी और प्रत्येक ग्रामीण को समान अधिकार प्राप्त था। किंतु विश्लेषण एवं आधुनिक शोधों पर विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं की अपनी एक सीमा थी। सर्वप्रथम इन संस्थाओं में कर देने वाले और कर न देने वालों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकता है या किया गया है। इन संस्थाओं में एक कृषक मजदूरों को सदस्यता प्राप्त नहीं थी, साथ ही महिलाओं को इससे बाहर रखा गया था। अनेक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदायों में तनाव कृषि संरचना में बदलाव के साथ उभर कर सामने आया। प्रभावशाली लोगों ने भूमि को हस्तगत करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं उग्र विरोध संबंधी स्थिति भी चोलकालीन स्वायत्त संस्थाओं में देखने को मिलता है। यह उग्र प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई और एक खाई सा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की स्थिति विशेषतः उत्तरकालीन चोल शासकों के समय हुई। अधिकतर विवाद और भूमि अधिकारों, कृषि स्रोतों पर नियंत्रण, सिंचाई स्रोतों पर अधिकार के मुद्दों पर हुए, क्योंकि ग्रामीण सभाएं विशिष्ट वर्गों के हितों को ही प्राथमिकता प्रदान कर रही थी। ब्रह्मदेय और अग्रहार के रूप में जब कृषकों की भूमि ब्राह्मणों को प्रदत्त की जाने लगी तो असंतोष और भी प्रबल होने लगा। इस संदर्भ में बर्टेनस्टीन जैसे विद्वान विचार रखते हैं कि वास्तविक रूप में निचले स्तर पर कुलीन भूस्वामियों का ही वर्चस्व था और सभी मायनों में ग्राम सभाएं शायद ही लोकतांत्रिक रह गई थी। तो यह एक क्रिटिसाइज है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन का एक अभिन्न अंग था, जिसके तहत चोल प्रशासन दुनिया के अन्य प्रशासनों से बेहतरीन और ख्याति प्राप्त था। यह वाकई में लोकतांत्रिक था। कुछ अर्थों में को छोड़ दिया जाए, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, कुछ सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो यह कुछ हद तक अलोकतांत्रिक हो सकता है, जहाँ लोकतंत्र ना हो, परंतु बड़े पैमाने पे लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उसको अपनाने में सफल रहा था। इसके समकालीन